I'm grateful to God that I've completed 79 years of my life. हमारी फैमिली और बाकी कम्युनिटी को माइग्रेट करना पड़ा। पाकिस्तान जब बन गया था तो उसको छोड़ना पड़ा और इंडिया में आना पड़ा। ये मेरी पहली याददाश्त है। So my life started in a relief camp. परिवार वालों को जब घर के लोग ओल्ड हो जाते हैं तो उनकी केयर करनी चाहिए, ये नहीं कि उनको अबंडन कर दो और छोड़ दो। During that period, I was elected as president of the college society. मेरठ कॉलेज बहुत फेमस हुआ करता था और अपनी सुंदर लड़कियों के लिए बहुत फेमस हुआ करता था। नमस्कार, मैं आशा फिलिप आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे आज के फर्स्ट एपिसोड में, और जिस प्रोग्राम का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। कहानियों की अगर बात करें तो हम जब भी अपनी जिंदगी के अलग अलग मुकाम पर पहुंचते हैं और अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो कई कहानियां बन जाती हैं, और इसी तरह से कहानियों की कुछ दास्तानें बन जाती हैं। तो कुछ ऐसे ही छोटे मोटे खट्टे मीठे अनुभवों के साथ में हम लोग टाइम टू टाइम साझा करते रहेंगे। और आज हमारे स्टूडियो में है मिस्टर हैरिस सेठी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है, जो अपनी जिंदगी के कई अलग अलग अनुभवों को हमारे इस चैनल पर आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल आशा। तो सर, जिस तरह से हम ये एपिसोड, इस प्रोग्राम का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी, तो हम आप ही की जुबानी जानना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी के अलग अलग समय पर अलग अलग अनुभवों से जो जन्मी कहानियां हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे सर। तो सबसे पहले तो सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आप एक सिविल सर्वेंट भी रह चुके हैं, और आप आज की डेट में अगर हम बात करें तो 79 ईयर्स के होने के बावजूद भी आपका जो एनर्जेटिक ऑरा है, आपकी पर्सनालिटी है, वो कई लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का, मतलब मैं समझती हूँ कि आज कारण बनती है। तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले तो इसका राज, कि आज आपकी एनर्जी का राज क्या है, और इस एनर्जी के राज के साथ में हम जानना चाहते हैं कि आज आप हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ कौन सी स्टोरी साझा करना चाहते हैं। Thank you very much, Asha. I'm grateful to God that I've completed 79 years of my life. ये इतनी लंबी जिंदगी खुदा ने दी, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और 2 फरवरी को जब मेरी जिंदगी के 79 years पूरे हुए तो मैंने सोचा कि जो आगे की जिंदगी है वो भगवान मुझे एक बोनस की तरह से दे रहा है, तो इस बोनस को मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। इस बोनस को मैं प्रॉपरली यूज करना चाहता हूँ, और ऐसे यूज करना चाहता हूँ कि उसमें मुझको खुशी मिले और मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। तो आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। शुरू से शुरू करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगा मेरी जिंदगी, जहाँ तक मुझे याद आता है कहाँ से शुरू हुई। आप मानेंगे या नहीं, मेरी पहली जो याद है अपनी जिंदगी की एक रिलीफ कैंप की है। मुझे बताया गया कि मैं अनडिवाइडेड इंडिया में 2 फरवरी 1947 को पैदा हुआ था। मेरे फादर उस वक्त रॉयल एयरफोर्स में थे और वो जोधपुर पोस्टेड थे। जोधपुर जी। तो जब मैं 6 महीने का हो गया तो वो गांव से मेरी मदर को और मुझे जोधपुर ले आए। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो हमारी फैमिली और बाकी कम्युनिटी को माइग्रेट करना पड़ा। पाकिस्तान जब बन गया था तो उसको छोड़ना पड़ा और इंडिया में आना पड़ा। तो हम सब रिफ्यूजी हो गए। और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि हम 5-6 परिवार पेड़ों के नीचे बैठे हुए थे और सड़क के उस पार कुछ क्वार्टर बने हुए थे। जी। तो
उन पेड़ों पर बंदर बहुत आ रहे थे और परिवारों में वो वहीं चूल्हा जला के खाना बना रहे थे और बंदर अटैक कर रहे थे। और जो आदमी लोग थे उसमें मेरे फादर और दूसरे रिश्तेदार, वो बंदरों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये मेरी पहली यादाश्त है। सो माई लाइफ स्टार्टेड इन ए रिलीफ कैंप। देन वी वर एलोकेटेड ए क्वार्टर in the area that the government of UP had built. कितने साल के थे सर? Must have been around 1.5, 2 years. Okay. I have a very, but this memory is very distinct. I clearly remember sitting under those trees, all the families, my immediate family, and उस वक्त तो मैं ही अपने पेरेंट्स का एग्जैक्टली बच्चा था। क्योंकि 1.5 ईयर तो मैं समझती हूँ कि अगर याद है भी तो बड़ी धुंधली होगी। ये धुंधली नहीं है, बहुत क्लियर है ये बहुत clear मेरे को कि मैंने वो देखा है और उसको मैं भूल नहीं पाता हूँ। तो आगे अगर बढ़ें तो एज आई सेड हमको एक क्वार्टर मिल गया जिसमें एक कमरा था, एक वरांडा था और एक एनक्लोजर करके उसको बाथरूम का नाम दिया था। और बैक साइड में काफी ओपन स्पेस थी, बहुत बड़ा। तो इस तरह के घर में हम मूव कर गए। उसमें किचन नहीं थी। ओके। As I said, there was just one room and a veranda, which my father built subsequently. So my initial years were spent in that relief camp in Roorkee called as Ramnagar. Ramnagar still exists. Yes. Probably its shape has been changed. Its composition has been changed. काफी बदलाव आ गया है। जी, और लेकिन 1947 में आप इमेजिन करिए, तो स्कूल के लिए जब मेरी एज हुई तो उसी कॉलोनी में एक क्वार्टर में उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल बना दिया जहाँ पर कि हम टाट पट्टी पर बैठ के और पढ़ाई करते थे। तो क्लास 5 तक मैं उस स्कूल में पढ़ा हूँ और इंग्लिश का तो कोई मतलब ही नहीं है, आप इमेजिन कर सकते हैं। पूरी तरह से हिंदी मीडियम। जी, इसके बाद एक गवर्नमेंट हाई स्कूल था तो उसमें मेरा एडमिशन हो गया। तो फिर वो अच्छी सी बिल्डिंग और प्लेग्राउंड और ये वो सब उस स्कूल में था। जब मैं स्कूल में था तो एक इंसिडेंट हुई जो मैं भुला नहीं पाता। ऐसा क्या था? एक दिन जब मैं स्कूल से घर लौटा तो मेरे फादर ने कहा कि तुम मेरे साथ आओ, और उन्होंने मेरी मदर से खाने का एक पैकेट लिया, डिब्बा लिया और मुझे ले गए। सड़क क्रॉस करके खेतों के बीच में एक बहुत बड़ा आम का वो था, बगीचा था, मैंगो ऑर्चर्ड, और उसके बीच में एक बहुत ही पुरानी डिलैपिडेटेड बिल्डिंग थी जो कि कभी भी गिर सकती थी। तो मेरे फादर मुझे वहां ले गए और जैसे ही अंदर गए हम तो मैंने देखा ब्लैक ब्लैंकेट से ढका हुआ एक इंसान वहां है। तो मेरे फादर ने उसको आवाज दी, बाबा। तो उसने अपने मुंह से कंबल हटाया। फिर मेरे फादर ने उसको हेल्प किया दीवार के सहारे बैठने के लिए और उसको खाना खाने को दिया। उसके चेहरे पे थोड़ी रौनक आई। मेरे फादर ने कहा कि कल से तुम इनके लिए रोज खाना लेके आओगे। जिस तरह से आप बता रहे हो उनका मतलब उनकी इमेज आप बता रहे हो, तो उस वक्त उस एज में तो वो थोड़े से डरावने तो लगे होंगे आपको। हाँ, क्योंकि मैं भी काफी छोटा था, तो वो जो चीज मैंने देखी वो डरावनी तो लगी।
लेकिन फादर ने कहा, और मुझे लगा कि ये एक इंसान को खाना खिलाना अच्छी बात है, तो मैंने कहा मैं ज़रूर करूँगा। चाहे डर के मारे कुछ भी हो। हाँ, और एक तो देखिए उस वक्त ये होता था, फादर ने जो कह दिया आपको करना ही है, आपको डर लगे या ना लगे। तो मैं रेगुलरली उनके लिए 3 दिन तक खाना लेके गया। चौथे दिन जब मैं खाना लेके गया और मैंने उनको आवाज दी, उनका कोई जवाब नहीं आया। क्यों? उनको मैंने हिलाया, नहीं हिले। मैं डर गया, मैं भाग के अपने घर गया और अपने फादर को बोला कि ये सिचुएशन है। मेरे फादर जल्दी से मेरे साथ आए, उन्होंने उस इंसान को देखा और उन्होंने समझ लिया कि ये इंसान की मौत हो चुकी है। That was the first death that I saw in front of my eyes. My father sent me to the camp and said 3-4 लोगों को वापस अपने साथ लेके आओ। My father was well educated and he was in Royal Air Force, as I said. तो उनको भी लोग कम्युनिटी में मानते थे, उनको अपना, मुझे याद है, प्रधान कह के एड्रेस करते थे। तो मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया, तो 4-5 लोग मेरे साथ आ गए और उन सब लोगों ने मिलके उनके क्रिमेशन के लिए अरेंजमेंट किए, पुलिस को इन्फॉर्म किया। और ये मुझे याद आ रहा है और मुझे लगता है कि क्यों परिवार वाले जब लोग ओल्ड हो जाते हैं तो उनको छोड़ देते हैं। तो उनके परिवार ने उनको छोड़ दिया था, वो ऐसे अकेले रह रहे थे। बिल्कुल, वो भी ऐसे जर्जर बिल्डिंग में। वो तो पाए गए वहां, मेरे फादर को मिले वहां पर इस कंडीशन में। तो कहाँ से थे, कौन परिवार था। लेकिन बात यह है कि परिवार वालों को जब घर के लोग ओल्ड हो जाते हैं तो उनकी केयर करनी चाहिए, ये नहीं कि उनको अबंडन कर दो और छोड़ दो। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन ऐसा हुआ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नहीं, ये तो जनता के पास भी है, हमारे जो भी है उनके पास में भी ये मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि ये वाकई में हमारे समाज का, और आज ही नहीं काफी समय से ऐसे ही चलता आ रहा है। आप तो कितनी पुरानी बात बता रहे हैं, तो फिर मतलब आपको कितना दुख पहुंचा होगा इस बात को। हैरानगी हुई, दुख हुआ और दिमाग में सवाल आया कि ऐसा क्यों लोग करते हैं। आज भी अगर लोग अपने बुजुर्गों को अडॉप्ट नहीं करते, उनको अपने साथ नहीं रखते, तो वो बड़े दुख की बात है। राइट। इसलिए मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि अपने एल्डर्स को अपने साथ रखिए, उनको आपकी अब ज्यादा जरूरत है। तो जिस तरह से किस्सा आपने बताया, ये मतलब जो आपकी लाइफ का ये छोटा सा इंसिडेंट, आप छोटा तो नहीं, एक है काफी बड़ा है। अगर आपके इमोशंस को देखा जाए तो आप वाकई, जब आपने कहा कि एक फर्स्ट डेथ थी जो मेरे आंखों के सामने हुई, तो मैं समझ सकती हूँ। और उसी के साथ साथ में ये आपके एक छोटे से दिल पर, क्योंकि उस वक्त आपकी एज कम थी, तो सबसे, मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल सिचुएशन रही होगी। और शायद ये उसी का नतीजा है कि मेरे पेरेंट्स जब तक मेरी मदर अलाइव थी मुझसे अलग रह रहे थे, लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो मैं अपने फादर को अपने घर ले आया। ओके। एंड मुझे ये कहने में बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरी वाइफ ने बहुत अच्छे से उस चीज को संभाला, उनकी केयर, और मेरे से ज्यादा उनकी केयर मेरी वाइफ ने की। तो टिल हिज डेथ ही वाज लिविंग विद अस एंड वी वर वेरी हैप्पी टू टेक केयर ऑफ हिम। He died at the age of 98 and my wife looked after him very well, very well. I have all respect and regards for her. 98 तक की एज को क्रॉस किया तो समझ सकते हैं, ड्यू टू केयर की, जो जितनी मतलब उनकी केयर की गई होगी तभी वहां तक पहुंचे होंगे। तो ऑब्वियसली केयर तो उनकी एज से पता चल रहा है कि आपकी वाइफ ने कितने केयर किए होंगे मैम। हाँ, वो तो अप्रिशिएट करने वाली बात है। एक चीज और मुझे याद आ रही है उस टाइम की, जब मैं स्कूल में था, कि हर स्कूल में एक ही टीचर होता था, चाहे जितने भी स्टूडेंट्स हों। तो उस कैंप में भी एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, और उसमें एक टीचर थे, हट्टे कट्टे,
अभी मुझे उनका नाम याद आ रहा है, क्या नाम था सर? उनका नाम हृदय राम था। हृदय राम। हृदय राम। तो वो क्या करते थे, हर रोज एक स्टूडेंट को बोलते थे कि अपने घर से मेरे लिए खाना लेके आना। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स रिफ्यूज नहीं कर सकते थे, ना ही उनके पेरेंट्स रिफ्यूज कर सकते थे। तो मैं अपनी मदर को बोलता था कि उनके लिए लंच लेके जाना है, खाना उसी टाइम होता था। तो उनके लिए 5-6 तंदूर की रोटी, एक अच्छी सब्जी और एक लोटे में छाछ बना के मेरे को दिया करती थी उनके लिए। मैं लेके जाता था, बहुत खुशी से वो खाते थे जी। और वो कहते थे देखो ये पंजाबियों के घर से कितना अच्छा खाना आ रहा है। कितना अच्छा खाना। दूसरे बच्चों पंजाबी तो सर आज भी खाने के नाम पे फेमस है। सब जगह कर जाए पंजाबी ढाबे में जो खाना खाने का आनंद मिलता है और स्वाद मिलता है, वाकई में कहीं नहीं मिलता। हाँ, तो उनको भी अच्छा लगता था जी। और वो चाहते थे कि मैं ज्यादा दिन उनके लिए खाना लेके जाऊं। तो वो एक और चीज जो शायद बाद में हुई होगी थोड़ा, जब मैं कॉलेज पहुंच गया, क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल से, एज आई सेड, आई वेंट टू द गवर्नमेंट हाई स्कूल, देन आई वेंट टू private higher secondary school, and then I got into a college in Roorkee only, BSM. Okay. During that period, I was elected as president of the college society. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कोएड कॉलेज था और मेरे खिलाफ जो खड़े हुए प्रेसिडेंटशिप के लिए वो सज्जन मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे और डॉक्टरी की दुकान भी करते थे और स्कूल में, कॉलेज में वो एडमिशन लेके अपना ग्रेजुएशन भी करना चाह रहे थे। तो वो सोचते थे कि वो बहुत स्मार्ट हैं और सीजन्ड हैं और वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। हमारे कॉलेज में क्लास में लड़कियां होती थी, एक थोड़ी एल्डरली लड़की लेडी थी जिसको हम सब भाभी जी कह के बुलाते थे। शी वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। तो भाभी जी क्यों सर? बिकॉज शी वॉज मैरिड। ओके। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट वी यूज्ड टू ऑल एड्रेस हर एज भाभी जी। भाभी जी, ओके। तो मजाक भी करती रहती थी, लोगों को डांट भी लेती थी। तो मुझे उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन में आपके खिलाफ जो खड़ा हो रहा है ये नहीं जीत पाएगा, जीतोगे तुम ही। तो भाभी जी की भविष्यवाणी काम आई? एकदम काम आई। उन्होंने कहा कि हम सब लोग, पर्टिकुलरली जो लड़कियां हैं, सपोर्ट करेंगे और आप जीत जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, मैं वो इलेक्शन जीत गया, कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया। तो उस दौरान एक इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें कुछ लोकल कॉलेज के स्टूडेंट्स आए और एक बाहर से भी स्टूडेंट आए। मेरठ कॉलेज बहुत फेमस हुआ करता था और अपनी सुंदर लड़कियों के लिए बहुत फेमस हुआ करता था बिकॉज वी वर इंटरेस्टेड इन दैट एस्पेक्ट। राइट। तो वहां से एक टीम आई, 4 स्टूडेंट्स और एक उनकी टीचर पार्टिसिपेट करने के लिए डिबेट कंपटीशन में। ऑब्वियसली दे वन। तो जब कंपटीशन खत्म हो गया तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे कुछ पैसे दिए कैश और कहा कि आप ले जाके इनको खाना खिला दीजिए और फिर इनको बस स्टैंड पे छोड़ देना। मेरे साथ 2 और मेरे दोस्त आ गए। उन लोगों को हमने साइकिल रिक्शा में बिठाया और जो रुड़की का उस वक्त बेस्ट रेस्टोरेंट था वहां ले गए और हम साइकिलों पर थे। हमने अंदर जाके मैंने बोला ओनर को रेस्टोरेंट के कि इनको जो खाना चाहिए वो आप खिला दीजिए, पेमेंट मैं करूंगा। और मैं बाहर आ गया और वो कंपनी नहीं दी, वो अकेले खा रहे हैं बंदा। आप मानिए, मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी मुझे इतनी सुंदर लड़कियों के साथ बैठ के खाने की, लेकिन शायद उस वक्त मैं लल्लू था तो मैं इसके बारे में सोचा ही नहीं। तो मैं और मेरे दोस्त जो है वी आर वेटिंग आउटसाइड और वो टीचर और उनके 4 स्टूडेंट अच्छे से खाना खा रहे हैं अंदर। और जब
वो खाना खा के बाहर निकले तो हमने जाके रेस्टोरेंट वाले को पेमेंट कर दी और फिर उनको साइकिल रिक्शा में बिठाया। आज तक रिग्रेट होता होगा ना सर? यस, आई मिस द अपॉर्चुनिटी। अब कभी नहीं करता हूँ मैं, उस आई हैव लर्न फ्रॉम दैट, बट उस वक्त मैंने ऐसा किया। सब ऐसा किया जी। ओके। तो ये उस वक्त की कहानी है और आज हम इसको यहीं शायद रोकें तो अच्छा है और आगे की कहानी हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करें। जरूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थी सर के स्टार्टिंग की छोटा सा एक झलक कि किस तरह से उन्होंने एक रेफ्यूजी कैंप से अपने लाइफ की जर्नी स्टार्ट करी और कैसे उनकी जो यादें हैं उनको आज वो याद करते हैं और वो एक मुकम्मल कहानियों के रूप में उनके वो कई बार याद भी आती होगी। और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नई स्टोरीज के लिए जो कि सर की लाइफ से रिलेटेड रहेगी, इसी सेम एपिसोड पे जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। स्टे ट्यून। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।